अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से हैं जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। खैर बहुत से लोग इस इंतज़ार में होंगे जो हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, जो हमारे लिए कंप्लेंट्स करते हैं, जो ये इस इंतज़ार में है कि न जाने वो दिन कब आएगा कि जब आरज़ू काज़मी नहीं दिखेगी, आरज़ू काज़मी का चैनल नहीं दिखेगा। तो उन लोगों से मुझे ये कहना है कि अगर मैं नहीं भी होंगी ना, अगर मैं मर भी गई ना, तब भी आपका चैनल कोई देखने वाला नहीं है। और उसका रीज़न ये कि आप जिस तरह की नफरत और जहर दिमाग में लेकर फिर रही हैं या फिर रहे हैं, जो भी हैं, तो जी आप जो है, आप ऐसे लोगों के लिए कामयाबी कभी नहीं होती। ऐसे लोग सिर्फ जल सकते हैं, आपसे जेलस हो सकते हैं, सड़ सड़ के जीते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। लेकिन बहरहाल उन लोगों से बचकर निकलना होता है और शायद इसी का नाम जिंदगी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अब मजीद क्या बोलूं, जो कुछ कर रहे हैं, आई होप कि वो अपना कर्मा देखेंगे और उनके मुंह पर किया हुआ, उन्हीं का किया उनके मुंह के ऊपर जाकर पड़ेगा। बहरहाल मैं बात कर रही थी आज बांग्लादेश की, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जी हाँ टर्म्स जो हैं वो, जैसा कि आप जानते हैं, कि बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। और दोनों कंट्रीज जो है वो लग ऐसा रहा है कि शायद 71 को भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरे ख्याल से 71 को ना तो पाकिस्तान भूल सकता है, ना ही बांग्लादेश, और शायद ना ही बांग्लादेश के साथ साथ ना ही भारत जो है वो इस बात को भूला होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो है हमें बहुत ही याराना लग रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि क्या पाकिस्तान ने कोई सबक सीखा है अफगानिस्तान से? इसलिए कि जब हमने अफगानिस्तान का साथ दिया था और हमने ये कहा था कि जी अफगानिस्तान में हमने गवर्नमेंट जो है वो चेंज करवाई है और हमने अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटाकर और तालिबान को लेकर आए हैं, और हम बहुत जश्न मना रहे थे, हम बहुत भंगड़े डाल रहे थे, और हमारे ही जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जो है वहां जा जाकर कावा पी रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब वो गवर्नमेंट बन गई, तालिबान आ गए, तो तालिबान ने सबसे पहले टाटा बाय बाय जिसको कहा, उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स खराब हुए और फिर होते ही चले गए, और भारत के साथ उनकी दोस्ती है, या उनके कह लीजिए कि ताल्लुकात जो है भारत के साथ बेहतर होते चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। हम यही बताते रहे कि जी हमने तो अफगान रेफ्यूजीज को रखा था, हमने तो जी उनका उस वक्त मदद की थी, हमने तो उनकी इस वक्त मदद की थी, हमने उनके लिए ये कर दिया, हमने उनके लिए वो कर दिया। लेकिन ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो थी वो एकदम बेकार साबित हुई। और यही हमने देखा कि अफगानिस्तान की ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट, इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो भी पाकिस्तान से कोई खास खुश नहीं है, लेकिन अगर आम सिटीजन्स को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नाराज हैं, पाकिस्तान की उन पॉलिसीज से नाराज हैं जिनकी वजह से उनको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ से अपनी स्पेस दी, और एयर स्पेस देकर, या एयर स्पेस नहीं, मतलब जो ड्रोन के लिए, सॉरी, ड्रोन अटैक के लिए जो स्पेस दी गई, और उसके बाद जो कुछ अफगानिस्तान को भुगतना पड़ा, उसके बाद अफगान सिटीजन जो है पाकिस्तान से ज्यादा खुश नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान उन तमाम गलतियों से, उन तमाम बातों से कुछ सीख लेता, और आगे हम इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। हम अपनी जमीन, अपनी स्पेस किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमें उस पॉलिसी के ऊपर चलना चाहिए था। इसलिए कि अभी तक जो कुछ हमने अफगानिस्तान में किया उसका रिजल्ट हम भुगत रहे हैं, और जिस तरह से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि बीएलए वालों के भी अटैक चल रहे हैं। खैर बीएलए जो है वो ऑफ कोर्स सीपीसी को लेकर अटैक कर रही है, साथ ही साथ वहां बलूचिस्तान में जिस तरह के इश्यूज रहते हैं जिसके ऊपर हमारे यहाँ से कोई चू भी नहीं करता है। नहीं, चू करने में तो कोई हरज नहीं, कर लेनी चाहिए कभी कभी, लेकिन हमारे यहाँ से कोई बात नहीं करता, कोई जरा सी भी आवाज नहीं निकालता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बलूचिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, या टीवी चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं, आपको दिखाई देंगे। वरना ज्यादातर लोग कहते हैं कि छोड़ो जी, इस लड़ाई झगड़े में, इस प्रॉब्लम में कौन अपने आप को फंसाए, और लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि चाहे वो ह्यूमन राइट्स वाले हों, चाहे और कोई इंटरनेशनल इदारे हों, जिनका काम है कि वो देखें कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, वो जब इस वक्त बलूचिस्तान में कुछ होता है तो वो इस तरफ नहीं देखते। न जाने वो उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, यकीनन मटर छील रहे होंगे। लेकिन खैर हम वो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आपसे केपीके को लेकर, और साथ ही साथ बांग्लादेश की बात जो है वो चल रही है। यानी कि अफगानिस्तान से हमने कुछ सीखा नहीं, और केपीके की इस वक्त जो हालत है, अफगान रेफ्यूजीज को हमने रखा वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद टीटीपी के जो अटैक्स चल रहे हैं उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट को सीखने को तैयार नहीं है। और अब हम एक बार फिर वही गलती दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस वक्त बांग्लादेश में
गवर्नमेंट चेंज की गई, जिस वक्त बांग्लादेश से शेख हसीना को हटाया गया या वो भारत चली गई और उसके बाद मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो एक तरह से केयरटेकर गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बनकर आए, उनको हमने एकदम से गले लगा लिया और हमने उनकी बड़ी वाहवाही शुरू कर दी। और अब हमें ऐसा लगता है कि इनसे बेहतरीन इंसान तो शायद बांग्लादेश में कभी था ही नहीं और ना ही हो सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी वही गलती दोबारा दोहरा रहा है? यानी कि अगर आप बांग्लादेश से इस किस्म के ताल्लुकात रख रहे हैं और बांग्लादेश की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो भारत के साथ कोई खास अच्छे टर्म्स में नहीं है, भारत के साथ कई तरह के उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। इस रीजन में जो है वो सुकून लाने के लिए, इस रीजन में अमन लाने के लिए जरूरी है कि चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो या कोई भी कंट्री हो, उसके साथ पाकिस्तान के और बाकी सबके टर्म्स ठीक होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स नहीं होने चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान ने सबसे पहले ईरान के ऊपर जब अटैक किया था और कहा यह गया था कि जी वहां पे हम टेरर कैंप्स को अटैक करने गए थे, और उसके बाद वही काम ईरान ने भी किया और कहा गया कि जब ईरान ने भी टेरर कैंप्स को ही उड़ाया है। तो वही चीज जो है वो हमने अफगानिस्तान में देखी कि अफगानिस्तान में एक तरह से एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की तरफ से और कहा गया कि जी टीटीपी वाले वहां रहते हैं और यानी कि फितना उल ख्वारिज, जी हाँ फितना उल ख्वारिज, मुझे तो इनका नाम लेने में मेरा गला जो है वो बैठ जाता है। तो जी फितना उल ख्वारिज जो है उनके ऊपर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी हमने क्योंकि उनको पकड़ना था, उनको मारना था, तो इसलिए हमने अफगानिस्तान में अटैक किया। लेकिन क्या सोचा, मतलब जिन्होंने ये प्लान किया होगा कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करनी है, तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा होगा कि क्या होगा, यानी कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं जी, सरदार ऐसा नहीं करेगा। सरदार ने उसके बाद उठकर खुद भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का कह दिया है। कहा तो ये जाता है कि पाकिस्तान जो है उसमें 7 लाख के करीब फौज है और जो टीटीपी या फितना उल ख्वारिज है उनके लिए कहा जाता है कि सिर्फ 15 या 20 हजार है। तो समझने वाली बात यह है या सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि ये 7 लाख की फौज जो है वो 15 या 20 हजार लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उनको रोक नहीं पा रही, उनको खत्म नहीं कर पा रही। कई बार हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो भी कहते हैं कि इनका कोई और इलाज नहीं है टीटीपी वालों का, इनका सिर्फ इलाज यही है कि इनको मारा जाए, इसलिए कि ये बातें तो सुनते नहीं है, जबानी तो बात ये मानते नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल वही वाली बात आ जाती है कि जब आपसे कंट्रोल हो नहीं रहे तो ये जरूर लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इतनी बड़ी फौज से जो है वो आखिर ये थोड़े से टीटीपी के लोग, यानी थोड़े से मैं इसलिए कह रही हूँ कि जाहिर है 7 लाख के सामने 15-20 हजार की क्या एक इंपॉर्टेंस या अहमियत रह जाती है। तो वो लोग जो है वो इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे, ये हो नहीं रहे, करना नहीं चाह रहे, लोगों को चाह रहे हैं कि इसी तरीके से थोड़ा लोग डरे सहमे रहे कि जी पता नहीं इस्लामाबाद तक तो नहीं आ जाएंगे, जी मारगला की पहाड़ियों तक तो नहीं आ जाएंगे, जी मेरे घर तो नहीं पहुंच जाएंगे चाय पीने। तो ऐसा लोग सोच रहे हैं। मेरे घर इसलिए कि मैं जी मारगला की पहाड़ियों के आसपास ही कहीं रहती हूँ, लेकिन बात सारी ये है कि ये सारी चीजें जो है ये क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं क्या ये उनकी नाकामी है? क्या ये अफगानिस्तान के साथ जो बार बार झड़पें चल रही हैं क्या ये एक तरह से क्या अमेरिका ऐसा चाहता है कि अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ हलचल मची रहे? अफगानिस्तान से अमेरिका चला तो गया, लेकिन गया वो ऐसे है कि अपने जैसे कहते हैं ना जूते चप्पल छोड़ के भागा है। इतने सारे हथियार और तरह तरह के हथियार जो है वो वहां पर छोड़ के जाने की कोई तुक समझ नहीं आई। पहले तो हमारे पास इस किस्म की वीडियो और फुटेजेस भी आती थी जिसमें हम देखते थे कि अफगान तालिबान जो है वो हथियारों को लेकर और जो उन्होंने जहाज वगैरह प्लेन वगैरह अपने छोड़कर गए थे अमेरिकन, उसमें झूले डाल लिए हैं, वो झूल रहे हैं और वो खेल रहे हैं और इधर उधर भाग दौड़ हो रही है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को फिर ये लगा कि कईयों ने ये कहा कि जी वो हथियार इसलिए छोड़ गए थे कि वो हथियार बेकार थे, वो वैसे ही नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या उठा के वापस ले जाना। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि वो कई मिलियन बल्कि बिलियन के हथियार और सामान जो है वो अफगानिस्तान में छोड़कर चले गए थे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब या तो ये कि उन्होंने वापस आना है, लेकिन अमेरिकन फौज वापस आती हुई तो नहीं लग रही हमें। अगर वापस नहीं आ रहे तो फिर आखिर उन्होंने वो तमाम सामान वहां पर क्यों छोड़ दिया था? या तो वो यही चाहते थे कि वो अफगान तालिबान जो हैं वो सामान को इस्तेमाल करें और उसके बाद जो उनके पड़ोसी हैं, खास तौर पे हम जी हाँ, खास तौर पे हमारी वाट लग जाए और हमारे पीछे पड़ जाए वो हाथ धोकर। और कुछ इसी किस्म की सिचुएशन जो है हमें होती हुई दिखाई दे रही है। कई तरफ से कहा जा रहा है कि जी अफगान तालिबान या फिर टीटीपी जो है वो जिस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं
اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ افغان طالبان یا طالبان کی گورنمنٹ سے بھی بات کر رہی ہے. کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان مطلب فتنہ الخوارج اور ساتھ ساتھ طالبان کی گورنمنٹ یہ کوئی دو الگ الگ گروپ نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. جی ہاں, یعنی کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ بس جس وقت ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ جی طالبان کو کہ یہ کیا جی آپ ہماری اٹیک کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے جی, ٹی ٹی پی کر رہی ہے. اور جب ٹی ٹی پی سے کہتے ہیں تو ٹی ٹی پی تو آپ کو پتہ سنتی کوئی نہیں ہے, وہ ان کو جواب دینے میں بھی وہ 2-3 ہمارے اوپر جو ہے وہ گولیاں ہی چلا دیتے ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے اور یہ یقین ہے ان کو کہ کہیں نہ کہیں ٹی ٹی پی ہو چاہے طالبان ہو, یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, یعنی ایک ہی گروپ ہے جو مل کر کام کر رہا ہے. پاکستان سے جی کئی لوگوں کو شکایت رہتی ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو کہا جاتا ہے, جس کو میں خیر اسٹیٹ ایکٹرز ہی کہتی ہوں, کہ جی ان کی طرف سے طرح طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں, طرح طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں اور لوگوں کا, یا کہ کہہ لیجیے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک پاکستان کی تو پرابلم اپنی جگہ پر ہے ہی, پاکستان کو تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہی چاہیے جو کہ کہیں بھی جا کر ٹیررزم کر رہے ہیں, چاہے پاکستان کے اندر چاہے پاکستان کے باہر. لیکن ساتھ ساتھ افغانستان اور اس کے علاوہ باقی ایران اور اس طرح کی کنٹریز کے اوپر بھی ایک طرح کی روک ٹوک ہونی چاہیے, جہاں سے کہ لوگ دوسری کنٹریز میں آتے ہیں. اور افغان ریفیوجیز کے نام پر بھی پاکستان میں بھی کئی بار یہ پرابلم جو ہے وہ آ چکی ہیں. پہلے تو خیر ہم نے اس لیے افغان ریفیوجیز کو رکھ لیا تھا کہ چلو جی کچھ پیسہ ویسا ملے گا, کچھ فائدہ ہوگا ہمارا, تو ہم اس چیز کے لیے تیار تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے پاکستان کو پتہ لگا کہ وہ ریفیوجیز جو ہم نے پالے تھے وہ ہمیں زیادہ فائدہ دے نہیں سکے, اس کے بجائے الٹا ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے. اور یہی دیکھتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ اس وقت یقیناً اس مشکل میں ہے کہ کس طرح سے ان پرابلمز میں سے باہر نکلا جائے. تو جی ہم بڑھتے ہیں آگے اگلی نیوز کی طرف, اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے 9 مئی میں, جی ہاں, جن لوگوں کو 9 مئی کی وجہ سے جن لوگوں کو سزائیں ملی تھی, یعنی کوئی مرغی چڑھا رہا تھا, تو کوئی مٹن اٹھا رہا تھا, تو کوئی مور اٹھا کے بھاگ رہا تھا, تو جی ان سب کو آپ جانتے ہیں, کسی کو 9 سال 10 سال 7 5 3 2 1 اس طرح کی سزائیں, سالوں کی سزائیں دی گئی تھی. جی ہاں, ان کو ایک ایک کر کے جو ہے چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے, اور آج یہ بتایا گیا ہے تقریباً 19 لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے. 19 لوگ جو تھے ان کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں اور وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں. ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے تقریباً 67 لوگوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ اپنی سبمٹ کرائی تھی کہ جی ہمیں جو ہے یہ دیکھیں جی ذرا مٹن کھانے پہ کون سزا دیتا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر جی ابھی تک 19 لوگ جو ہیں وہ چھوڑے جا چکے ہیں, اور اب کے باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے باہر نکالا جائے گا. اس کا مطلب صاف یہ کہ امریکہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے تو پریشر آ رہا ہے اس وقت کی سرکار کے اوپر, یا عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ ڈرانے دھمکانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے. ویسے تو جن کو سزائیں دی گئی تھی میں سمجھتی ہوں کہ غلط تھا کہ جی اگر کوئی مور اٹھا کے لے گیا ہے تو آپ نے 10 سال کے لیے اندر کر دیا ہے, کسی نے مٹن کھا لیا ہے تو آپ نے 10 سال کے لیے اندر کر دیا ہے. تو 12 لوگوں کو ایک ایک کر کے چھوڑا جا رہا ہے, جو کہ کافی پازیٹیو سائن ہے. اور ویسے ہمارے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس قسم کے اٹیکس اور اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, جس سے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں لوگوں کو برا لگا بلکہ کئی دوسری کنٹریز جس میں ہندوستان بھی شامل ہے وہاں کے لوگ بھی حیران پریشان ہو گئے کہ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو بہرحال اس قسم کی حرکتیں آئی ہوپ کہ عمران خان کے سپورٹرز آئندہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ اپنا تو بیڑا غرق کرتے ہی ساتھ میں خان صاحب کے جیل کے 2 سال اور بڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی احتیاط کیجیے اور ذرا ڈیسنٹ طریقے سے پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے مٹن اٹھا کے کھا جائیں یا مور اٹھا لیں یا آپ توڑ پھوڑ کریں. یہ سب کچھ کرے بغیر بھی طریقے سے تمیز سے جو ہے پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. خیر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ان تمام لوگوں کو جنہیں چھوڑا گیا ان میں بیچارے یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب پھر بھی نہیں ہے. جی ہاں, یہ وہی ہیں جن کی وائف کی آپ کو پتہ ہے نا نشانہ بڑا خراب تھا پچھواڑے میں, جی وہی ہیں, صحیح پہچانا آپ نے. لیکن ان کا نام نہیں ہے جی, ان کا تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر کاروائی ہوگی. لیکن بات ہم کریں گے خواجہ آصف کی. خواجہ آصف صاحب جو کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں اور کبھی کبھی بہت زیادہ سچ بولنے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بہت صحیح سٹیٹمنٹس دیا کرتے ہیں. اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے خواجہ آصف صاحب نے ابھی جو دی ہے ان کے حساب سے جو غزنوی غوری اور اس قسم کے میزائلز کے نام جو ہم نے رکھے ہیں اپنے, وہ جی وہ تمام لوگ جو تھے وہ چور تھے, لٹیرے تھے. وہ جی آتے تھے اور مندر وغیرہ لوٹا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور انہی میں سے ایک جو ہے جن نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا, جو ہمارے یہاں بڑے
प्राउडली बताया जाता है कि जी 17 हमले किए और उसके बाद सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। तो इस बात पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से कोई मंदिर तोड़ा गया, बल्कि होना तो ये होना चाहिए कि बात करें कि जी जब वो 17 बार आया और 17वीं बार उसने मंदिर तोड़ा, तो पहले जो 16 बार वो जूते लाते मुक्के खाकर गया था, उसका कोई जिक्र नहीं करता। और हम लोग जो है, हमने अपने मिसाइल्स के नाम इन लुटेरों, चोरों और बेगैरत लोगों के नाम के ऊपर रखे हुए हैं, जो कि अब ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उसे कभी कभी ख्वाजा आसिफ साहब बड़े पते की बात करते हैं। अगर आप लोग गूगल करें या इवन अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हैं और आप ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिखें, तो आपको ख्वाजा आसिफ साहब की हुई पार्लियामेंट के अंदर भी एक तकरीर मिल जाएगी या एक बात मिल जाएगी जिसमें वो हमारी एजेंसीज को अच्छी खासी खरी खोटी सुना रहे हैं। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था और उन्होंने उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से छितरौल की थी, और होनी भी चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फौजी हो। अगर कोई गलत करता है तो उनको उस बात का एहसास दिलाना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त बहुत अच्छी बात की थी, उसके बावजूद वो डिफेंस मिनिस्टर बना दिए गए। इस पे भी मतलब चमत्कार पे चमत्कार पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। तो बहरहाल अब उन्होंने एक चमत्कार और किया, और डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने मिसाइल्स के जो नाम रखे गए, वो तमाम चोरों लुटेरों के नामों के ऊपर रखे गए। और मैं भी यही कहती हूँ, मैंने तो एक बार न जाने आप लोगों को याद होगा या नहीं, लेकिन मैंने एक शो किया था यूट्यूब के ऊपर, या मेरा ये कहना था कि ये तमाम मिसाइल्स के नाम जो है वो हमारे यहाँ के किसी बेहतरीन किस्म के जो इंसान रहे, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज हूद भाई हैं, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं, उनके नाम पर होने चाहिए। मगर जिन लोगों ने ये मिसाइल्स के नाम रखे, ना जाने उन्होंने क्या सोच के रखा, ना जाने उन्होंने क्या उनके दिमाग में आया होगा, या पता नहीं उनके पास दिमाग होगा भी कि नहीं होगा। वो जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ये मिसाइल्स के नाम रखे हैं, उनको ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन उनके भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। इसी वजह से उन्होंने इस तरह के चोरों लुटेरों के नामों के ऊपर हमारे मिसाइल्स के नाम रख दिए। हालांकि जैसे मैं कह रही हूँ, होना तो ये चाहिए था कि हमारे मिसाइल्स के नाम जो है वो डॉक्टर परवेज हूद भाई के नाम पे होते, आदिशिर कावस जी के नाम पर होते, हमारे मिसाइल का नाम अब डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पर होता, अब और उसके साथ साथ अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पर होता। लेकिन हमारे नाम, हमारे जो मिसाइल्स के नाम है वो ऐसे हैं कि वो चोरों डाकुओं के नाम पर है। और यही रीजन है कि हर वक्त हमें यही खतरा रहता है कि कहीं कोई चोरी ना कर ले, कहीं कोई हमारे मिसाइल्स उठा के ना ले जाए, कहीं कोई कोई हमारी जो हम एक बड़ा अपने आप को एटमी पावर और वो सब कहते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो एटम बॉम्ब है कहीं वो ना उठा के कोई ले जाए, कि पता लगा कि जब हम गए तो मालूम हुआ जी वो तो पहले ही चोरी हो गया। एक चोरी की चीज जो चोरी से बनाई, चोरी से फॉर्मूला लेके बनाई गई, अब उसके चोरी होने के लिए न जाने हम कब तक परेशान रहेंगे। इतनी हिफाजत पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स या पाकिस्तान के एटम बम ने पाकिस्तान की नहीं की जितनी पाकिस्तानियों ने उसकी की है। हर वक्त हमें यही खतरा रहता है, कभी नॉर्थ कोरिया ले जा रहा है तो कभी साउथ कोरिया ले जा रहा है, तो कभी अमेरिका ले जा रहा है तो कभी चाइना ले जा रहा है, तो कभी भारत हमारे खिलाफ चल रहा है तो कभी ईरान कह रहा है हमें बेच दो, और फिर हम कहते हैं बेच दो। लेकिन कैसे बेच दो, इसलिए कि वो बेचना भी तो आसान नहीं है ना। ईरान के ऊपर 10,000 तरह की सैंक्शंस हैं, लेकिन ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। यानी कितनी बार उनको अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए कि बेचारे जो तेल रख के बैठे हुए वो तेल तक बेचने के काबिल नहीं है। अपनी जो उन्होंने गैस पाइपलाइन हमारे साथ बनानी थी, उसका भी वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना ड्राइंग करके बैठे हुए, या जो भी कह लीजिए को जो बनाते हैं ना पहले कि यहाँ से यहाँ तक ये पाइपलाइन जाएगी, बस वो पेपर वर्क करके बैठे हुए। पाइपलाइन बनाने की हिम्मत ही नहीं है किसी की। जैसे ही पाइपलाइन बनाने के लिए हम बढ़ने लगते हैं, उसके साथ ही अमेरिका कहते हैं और भाई पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब हम तुम्हारा वर्ल्ड बैंक में और IMF के साथ खाता जो तुम लोगों का चल रहा है वो बंद कर दें या चलने दें। उसके साथ ही हम कहते हैं छोड़ो रहने दो यार, फिर कभी कर लेंगे, खैर क्या है, पाइपलाइन बन जाएगी। और यही हाल हमारे एटम बम का भी। एटम बम हमने बना तो लिया, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जी पाकिस्तानियों के हाथ में आ गया, न जाने क्या करेंगे, तो मैं ये बता दूं कि हम बना तो लेते हैं हम, लेकिन चलाने वाले इतने जोगा हम नहीं है। ठीक है, चलाने वाला मजाक हमने नहीं रखा हुआ, हमने सिर्फ बना बना के रखे हुए पाव पाव के। किसी को खरीदने तो खरीद लो भाई। अब आप लोग भी तो देखिए ना, सारी दुनिया के लोग जो हैं, सारी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, वो जो चीज भी बनाती हैं, हथियार बनाती हैं या बिस्किट बनाती हैं या चॉकलेट बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, वो दूसरी कंट्रीज को बेचती ही हैं। तो अगर हम मिसाइल बना रहे हैं तो अब हमने कहीं ना मारना है ना कुछ करना है। मिसाइल को रख रख के बेचारे उनके अंदर भी आपको पता है ना खराब हो जाते हैं। मैंने सुना है रखे रखे फिर वो फुस कर जाते हैं, जब उन्हें चलाओ तो चलते ही नहीं है, वो कहते हैं हम नहीं चल रहे। तो उससे बेहतर है कि किसी को दे दें,
उनको हमास को दे दें, इजराइल को दे दें, यूक्रेन को दे दें, वो उनको दे दें, रशिया को दे दें। ये लोग जो आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं ना, खटाखट खटाखट खटाखट, इन लोगों के काम आ जाएगा। ऐसे पता नहीं आप लोग मुझसे किस किस्म की बातें करवाते हैं, आपको पता, फजूल बातें मैं करती नहीं हूँ। उसके बावजूद ये FIA वाले जो है ना, अब FIA वालों को देखिए हमारे, यानी कि ये हमारी एजेंसीज की हालत देखिए, पाकिस्तान की एजेंसीज की हालत देखिए। इनको ये नहीं पता कि कौन सा सिटीजन कहाँ रहता है। कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और मुझे कह दी थी लाहौर आ जाइए सुबह 9 बजे, और फिर जब मैंने कहा कि जी मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, मैं तो लाहौर में नहीं रहती। अच्छा, आप इस्लामाबाद गई हुई हैं? मैंने कहा मैं गई हुई नहीं हूँ भाई, मैं रहती इस्लामाबाद में हूँ, मैं तो लाहौर थोड़ी रहती हूँ। अच्छा, आप लाहौर नहीं रहती? तो आप अंदाजा लगाइए हमारी एजेंसी इसकी काबिलियत का, हमारी एजेंसी इसकी इंटेलिजेंस का, कि इनको तो ये नहीं पता कि इनके अपने सिटीजन जो है वो कौन सी सिटी में रहते हैं। कि जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको कहते हैं FIA लाहौर आ जाएं, जो लाहौर में रहते हैं उनको कहते हैं पेशावर चले जाइए, जो पेशावर में रहते हैं उनको कहते हैं कोयटा चले जाइए, जो कोयटा रहते हैं उनको कहते हैं कराची चले जाइए। मतलब कुछ भी। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट होगी FIA के जो भी हेड है उनसे, कि अपने लोगों को एक मैप वेप दीजिए, मैप उनको पढ़ाइए, उनको ज्योग्राफी समझाइए, उनको बताइए कि कौन सी सिटी कहाँ है। उसके बाद जब आपको किसी से कुछ पूछना गछना होता है, वैसे तो पता नहीं क्या पूछना है आप लोगों को। आप लोगों ने बेचारे लाहौर में जो मासूम मासूम से लोग जो यूट्यूबर्स थे उनको डरा धमका के कहा है खबरदार वीडियो की तो। अच्छा, खबरदार वीडियो की तो आपने उनको कहा कि आप यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते, तो उनका घर कौन आपके पिताजी चलाएंगे? मतलब आप उनको कैसे, मतलब हम उनको काम से रोक रहे हैं, आपको खुद को कोई काम नहीं है आप लोगों को, तो आप उनको भी काम से रोक रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो उनके खर्चे हैं, जो बेचारे मेहनत कर रहे होते थे, सुबह से रात तक बेचारे सड़कों पे मारे मारे फिर रहे होते थे, नहीं तो घर में बैठ के वीडियो बना रहे होते थे, उनको आप रोटी तो दे नहीं सकते, उनको आप प्रॉब्लम में से तो निकाल नहीं सकते, हाँ प्रॉब्लम बढ़ा जरूर सकते हैं। तो ऐसी क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि किसी की वीडियो से ऐसी क्या, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल देती हूँ, ऐसी क्या फटी जा रही है आप लोगों की कि आप लोगों को लगता है कि सबको चुप करा दो, सबको खामोश करा दो। उससे क्या होगा? वो जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, क्या आप उन्हें चुप करा सकेंगे? नहीं करवा पाएंगे। और मुझे यकीन है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी से बाहर बैठे हैं और वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सिटीजन्स करते हैं, उनको भी पाकिस्तान का उतना ही एहसास है, वो यकीनन अपनी आवाज उठाएंगे, वो यकीनन यहाँ पे जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए बोलेंगे। तो बेहतर ये नहीं है कि आप लोग अपने आप को सही कर लें, बजाय इसके कि वो बेचारे लोग जो अपना काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, आप उनको डरा धमका रहे हैं। मतलब वो फितनाल ख्वारिज, वो TTP वाले तो आपसे कंट्रोल हो रहे नहीं, वो तो रोज सुबह शाम आके आप लोगों को 10-10 दफा जूते लगा के जाते हैं, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे। हाँ, यहाँ पे जिन लोगों के पास कोई हथियार नहीं, यानी हथियार है उनकी बातें, हथियार है उनका कलम, हथियार है उनका मीडिया, उन लोगों से आप इतना डरते हैं, उन निहत्ते लोगों से जो यूट्यूब पे बैठ के बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन निहत्ते लोगों से हमारी फोर्सेस को इतना डर लगता है कि वो उनसे कहते हैं कि आप वीडियो ना बनाएं। अगर आपको उन निहत्ते लोगों से, जो कि जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं या काम मीडिया पे काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों से आपको इतना डर लगता है उनकी बातों से, तो सोचिए फिर तो पाकिस्तान के पब्लिक को समझ जाना चाहिए कि चाहे TTP हो, चाहे ये भारत हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई हो, उसके सामने अगर कोई लड़ाई झगड़ा या जंग छिड़ गई तो आप कुछ करने के काबिल नहीं है। फिर आप उन्हें भी यही कहेंगे कि जाके, जैसे इस वक्त आप तालिबान के आगे खड़े हैं कि जी TTP को रोक लो प्लीज, TTP को हमें ना मारा करे। ओ भाई, आप TTP को मारो, अगर वो आपको मार रहा है आप भी TTP को मारो, आप भी TTP के ऊपर अटैक करो। ये कौन सा तरीका है कि TTP अटैक करिए, आप जाके तालिबान से कह रहे हो भाई इसको रोको, भाई अपने अपने बंदों को रोको? ठीक है, ऐसे नहीं होता है। हाँ, अगर आपका जोर चलता है तो वो आपके निहत्ते अपने ही सिटीजन्स के ऊपर चलता है, जिन्हें आप बेगैरती और बेशर्मी के साथ मना करते हैं कि जी आपने काम नहीं करना है, आपने वीडियो नहीं बनानी है, आपने मीडिया में काम नहीं करना है, आपने यूट्यूब पे काम नहीं करना है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा मिच्योर हो जाए, थोड़ी सी अक्ल कर लीजिए। वैसे अक्ल कहीं बाजार में बिक रही होती तो मैं जरूर आपको लेके एक छटाक 2 पाव या आधा किलो दे देती कि आप लोग दिमाग अपना थोड़ा सा सही कर लें और ये डरना छोड़ दें उन लोगों से जो सच बोल रहे हैं। हाँ, झूठों से तो आपको डर नहीं लगता, झूठों की तो आप एग्जाम्पल दिया करते हैं कि जाओ उसका चैनल देखो, जाओ उसका चैनल देखो। जितने झूठे बैठे हुए उन सबके चैनल आप देखने को कहते हैं, और जितने सच्चे बैठे हुए उन सबको आप डराते धमकाते हैं कि जी आपने बात नहीं करनी, आपने वीडियो नहीं बनानी, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। यानी कि
जो असल दुश्मन आपके जो बॉर्डर पे आपको टीटीपी की शक्ल में मिले हुए हैं वो तो आपसे कंट्रोल हो रहे नहीं है, और उसके बाद जो लोग खबर दे रहे हैं, न्यूज बना रहे हैं, कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, उनसे आपकी हालत इतनी खराब हुई हुई है कि आप उन्हें चुप कराने के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे सब लोग कोई इमरान खान के सपोर्टर नहीं बैठे हुए, वैसे इमरान खान की तो मैं भी फैन नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान ने एक काम जरूर किया है और वो ये कि लोगों में अवेयरनेस लाए हैं सोशल मीडिया के जरिए। ये जरूर है कि इमरान खान के लोग बदतमीजी बहुत करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने जो नई जनरेशन को बदतमीजियां सिखाई हैं, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ और मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक तमीज के साथ भी किसी को बात समझा सकते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि कुछ समझने वाला हो तब ना। बहरहाल इस वक्त के लिए यहाँ तक की, और आगे फिर दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआ कीजिए कि हमारे FIA वाले और हमारी जो एजेंसीज हैं, ऊपर वाला उनको थोड़ी अकल भी दे दे। वैसे तो बहुत लेट हो गया अकल लेने के लिए, लेकिन थोड़ी सी अकल दे दे और उनको थोड़ा सा समझ आए कि जी आप अपने ही लोगों को डरा धमका कर कभी भी इज्जत या रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकते। डरा धमका कर रिस्पेक्ट किसी को नहीं मिलती है। थैंक यू।